CSE 2025 के सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। दीज 6 टॉपिक्स यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखिए जी, सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स ऑफ 20th ऑफ मार्च 2025। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बोला है कि करंट अफेयर के लिए आपको विजन आईएएस की मैगजीन करनी है या विजन आईएएस का न्यूज़पेपर करना है। आपके 4 पेजेस प्लस इनसाइड साइड्स की 10 क्विजेस जो आपके करंट अफेयर की क्विजेस आती है डेली बेसिस पे। इतना कर लोगे, करंट अफेयर आपके लिए मैनेजेबल होगा। सेकेंडली, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये स्कीम के टॉपिक से है। स्कीम को कैसे कवर करते हैं, तो कोई भी स्कीम आप उठा लो, ये कंपोनेंट्स आपको देखने हैं उस स्कीम में। पॉज करके खुद रीड करना ये कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैसे। अब ये खुद से अगर नहीं कर पाओ तो उसके लिए ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ एक, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी तो स्कीम्स के सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, आईआर के बने हैं। ऐसे ही धीरे धीरे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, टोटल 6-7 टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स आते हैं। तो उसके इसी तरीके के नोट्स आपके बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं, इसको क्विज के फॉर्मेट में किया जाएगा। तो क्विज भी बना चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, नोट्स प्लस क्विज। ऐसे ही टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी। अभी अगस्त से दिसंबर तक का रेडी है, धीरे धीरे सारे मंथ्स का रेडी हो जाएगा। इसकी सैंपल वीडियो डलेगी, तब आप उसमें आराम से इसको देख लेना। चलिए जी, कहाँ पे थे? राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर। तो ये बात कर रहा है बेनिफिशियरी के, तो कौन इससे बेनिफिट लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? एज मेजॉरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस कैटल्स या इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। क्या लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है? पहले ये सवाल होना चाहिए दिमाग में। एंड सेकेंड, बेनिफिशियरी कौन होंगे इसके, ठीक है। तो हाँ जी, ये पुअर के लिए ही है और ये भी सही है। नेक्स्ट, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। तो इन 2 कंपोनेंट से सवाल आए हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जहां जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन को तोड़ के दिखाना है तो वहां मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नीचे डाल दूंगा, ठीक है। इसमें पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है बेनिफिशियरी, वो जो फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद देखो उसी में सेकंड तोड़ के पूछा गया है, डू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर इन इंडिया ओन मेजॉरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस बफलो एंड कैटल। एंड थर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया। कुछ समय धीरे धीरे आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, उसको तोड़ने की कोशिश करना। आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू ब्रेक क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो यहाँ पे इसका ब्रेक है और ये 2 कंपोनेंट है, तो 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आंसर इसका तो सी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी कहानी। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया कि यस जी, 80% ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस कैटल्स जो हैं आपके मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के पास है। मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स का क्या ही मतलब होता है ये हम अभी आगे देखेंगे सब कुछ। क्या है फिर? अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च हुआ है? 2014 में। इसको मार्क मैंने नहीं किया है बिकॉज ये अब स्कीम रिपीट नहीं होगी। आपको सिंपली आइडिया लगना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्वेशन था एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्टिविटी। इंडिजिनस ब्रीड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। सिंपली ये यूपीपीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे। तो ये इंडिजिनस ब्रीड्स आप ध्यान में रखना। इसके बस एक बार नाम पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या? सेम कि ब्रीडिंग इंप्रूव करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब है। अब इस क्वेश्चन से, जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, इससे और क्या क्या फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये है पीवाईक्यू मैपिंग। तो इसको मैं करवा देता हूँ अच्छे से। देखो जी, 20th लाइव स्टॉक सेंसस, उसमें हमने ये पाया कि इंडिजिनस कैटल्स का नंबर -6% हो गया। ये नहीं ध्यान रखना है कितना परसेंटेज गया है, ये पता होना चाहिए कि इंडिजिनस कैटल्स का नंबर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके बाद लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में बात करते हैं। कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। कब कब निकलता है? फ्रीक्वेंसी क्या है? सो फ्रीक्वेंसी इज 5 years सिंस 1990। ध्यान रखना, ऐसे फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसे रिपोर्ट डाल दी है, कैटल कितना है? कैटल का क्या मतलब होता है? काउ, बफलो, मिल्च, ये सब कैटल है, ठीक है। बफलो, शीप एंड आपका गोट, ठीक है। पिग बहुत कम है, तो ध्यान रखना मैक्स जो है आपका कैटल है। नेक्स्ट क्या है? अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बारे में देखते हैं। देखो जी, बहुत सिंपल कहानी है। लैंड आपके पास 0 से 1 हेक्टेयर, लैंड आपके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, लैंड आपके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, ये ध्यान रखना है। तो 0 से 1 अगर आपके पास लैंड है हेक्टेयर्स में, तो आपको बोलेंगे मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, यू विल बी कॉल्ड एज स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्म। एंड इफ यू हैव लैंड बिटवीन 4 and 10 हेक्टेयर, आपको बोलेंगे हम मीडियम फार्मर। 10 से ज़्यादा तो आपको लार्ज लैंड होल्डर बोलेंगे। तो स्मॉल, मार्जिनल एंड मीडियम फार्मर, ये ध्यान रखना। ये 3 डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, 1, 2, 3, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2016 में क्या क्या बोला गया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फार्मर्स इंडिया में, उसमें से 86% के आसपास फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल, इसमें से भी स्मॉल एंड मार्जिनल में से भी मार्जिनल फार्मर्स 68%। ठीक है। अब कल्टिवेबल एरिया की अगर हम बात करें तो कल्टिवेबल एरिया में ऑलमोस्ट 47% ऑफ द एरिया इज कल्टिवेटेड बाय दिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये सब ध्यान रखना, ये सब इरिगेशन से बिल्कुल माइक्रो लेवल के क्वेश्चन आए। अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बात करें तो कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुआ है, ये एलिमिनेशन वर्ड है। कभी भी हम देखेंगे कंसिस्टेंटली ड्रॉप, कंसिस्टेंटली इंक्रीज तो गलत कर देते हैं हम, मगर नहीं। एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस इन 70s टू दिस। अब ये सवाल खत्म हुआ है अपना। अनदर स्कीम का क्वेश्चन आया है, देखिए क्या पूछा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोर्स देखो क्या है इसका। 17 मार्च 2025, 4 फेब 2025, 14 अक्टूबर 2024, 12 अगस्त 2024। इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन मे, तो पिछले साल के अप्रैल से इस साल के मई तक आपको कवर करना है करंट अफेयर। तो 2024 मई से 2025 या 2024 अप्रैल से 2025 मई तक कवर करना है। 26 में देना है तो मई 2026 से अप्रैल 2025, इतना करंट अफेयर का आपका कवरेज रहना चाहिए। उस बीच में कुछ आ गया, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेंगी, क्योंकि आप हर रोज न्यूज़पेपर करोगे और 10 क्विजेस इनसाइट्स ऐसे सॉल्व करोगे, तो रिपीटेड थीम्स आपको याद ही हो जाती है वहाँ से। ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा हर रोज के बेसिस पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। इट टारगेट्स 1 करोड़ हाउस। अब टारगेट है, एम पूछा गया है 1 CR, ये पता नहीं हो सकता बिकॉज न्यूमेरिकल फिगर पे शक करना है, ये हो भी सकता है कि नहीं। पैनल इन रेसिडेंशियल सेक्टर, अब रेसिडेंशियल में है, कमर्शियल में है, ये भी पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। तो ये दोनों आपके रिप्लेसेबल वर्ड्स हैं, तो देखते हैं आगे। तो इस पर क्वेश्चन मार्क। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स, अगेन एम्स पूछा है, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रासरूट लेवल। तो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? सूर्य मित्रा करके एक कॉम्पोनेंट है स्कीम में, जिसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स की 600 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें ऐसा होता है। तो ये तो चलो ठीक है, तो मान लेते हैं। ठीक क्या है? इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 lakhs स्किल मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर द स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी 3 लाख का कॉम्पोनेंट, अगेन यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है। देखो, वेन एवर नंबर्स आर गिवन, उसकी सही होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे नंबर वाला। इन दोनों में से एक नंबर सही होगा और एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते। गलत अगर हो गए तो आपकी किस्मत है, मगर एक सही एक गलत मैं ऐसे मानूंगा इसको। तो 2 तो करेक्ट है, तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। अब अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होता ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता, तो ए और सी में से मैं सी मार देता वहाँ पे, मगर इसका आंसर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन गलत हो गया है। आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो, इनसाइड साइड्स का क्विज है ये, उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है 1 करोड़ हाउस होल्ड। अब जो आपका 3 लाख स्किल फोर्सेज, ये नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होता है ये, तब आपको ध्यान रहता है 1 CR कहीं देखा है, बट ये नहीं देखा। फ्रिंज मेमोरी में ना रहता है, इफ़ यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तब ये क्वेश्चन पे आ पाते हैं। अगर नहीं पता है कुछ, सीधा एलिमिनेशन से ही करना है, तो मैं सी करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। 1 करोड़ कब तक, ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट ईयर 2027 तक। कब आया है? 2024 में आया है। ठीक है, अगेन वही वो बात बता दी सूर्य मित्रा वाली। एंड मोर देन 3 लाख स्किल फोर्सेज, ये कहीं भी है, नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ दिस टारगेट फिगर, तो ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये गलत है। अब PYQ मैपिंग करते हैं। 2 स्कीम हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, एक तो ये मित्रा वाली है ही, PM कुसुम स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखो जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स देना है, देन डीजलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लॉन्च ईयर 19 है, मार्च 2026 इसका टारगेट है। टारगेट इसी साल है, इस वजह से न्यूज़ में 5 साल 6 साल हो गए स्कीम को, 7 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अब क्या, इसको शोकेस किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शोकेस द स्कीम इन अफ्रीकन एंड आइलैंड नेशंस। तो ये भी है, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर यहाँ पे ये कोट किया जा सकता है मेंस के आंसर में। अब ये वाली स्कीम पे आ जाते हैं, PM सूर्य घर। अगेन सेम कहानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय रूफटॉप सोलर देना है, 60%
सब्सिडाइज रेट पे अप टू 2 किलोवाट्स, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेगा। ईयर क्यों न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में था, ये अक्टूबर का न्यूज़ है शायद ये, क्योंकि लोन सैंक्शन हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट लिखते हैं। इसको आराम से धीरे-धीरे रीड करना है, रटने की कोशिश कुछ भी नहीं करना है, बस रीड करोगे खुद समझ में आएगा। अनदर क्वेश्चन, ये रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आया है। अगेन ये डुएबल क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता था ये। देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय। 2019 में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। पेट्रोलियम एंड नेचुरल इनके बारे में आया। जैसे आपको ये दिखता, आपको सीधा जाके इसको यहाँ से उठाना था, आप विकीपीडिया पे जाके इसको देखना था। एग्जैक्ट लाइन हु बहू कॉपी है यहाँ से। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। ये चीज़ अगेन न्यूज़ में थी 2024 दिसंबर में। देखो जी, रेगुलेटरी बोर्ड है, तो रेगुलेटरी बोर्ड जो है, एलिमिनेशन ट्रिगर है ये, तो जो रेगुलेटरी बोर्ड है वो रेगुलेट करेगी मार्केट को, है ना। वो प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देगी। प्रोडक्शन पे ध्यान देने का अदर कंपनीज का काम होगा, ये होगा। अगर सिर्फ इतना पता होता कि रेगुलेटरी बोर्ड का काम है रेगुलेशन नॉट प्रोडक्शन, तो ये गया आंसर आ गया अभी, ठीक है। ये एलिमिनेशन है, मगर आपको ये पता ही होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रीड किया होता तो काम हो जाता। देखो, इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स रेगुलेशन, रिफाइनरिंग, transportation, distribution, storage, marketing, supply and sale of petroleum and natural gas. इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी करती है। सिर्फ इतने से ही ये सवाल हो जाए। आंसर इसका बी है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, क्या क्या काम करते हैं। अगेन विकीपीडिया का ही पैराग्राफ उठा के मैंने यहाँ डाला है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, 2006 में आई है। डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी क्या होती है? डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी ये सारी डाउनस्ट्रीम है, रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करना, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से और क्या आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास एक और बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसका क्या क्या काम है? तो देखो, इसका काम है मैनेज करना प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये सब न्यूज़ में रहता है, ये वाला वर्ड शायद आपने सुना होगा न्यूज़ में, ठीक है। और क्या काम है इसका? साउंड मैनेजमेंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल, सेफ्टी, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्टिव ऑफ इट, ठीक है। और ये 1993 में बना है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर है। इतना आपको जाके देखना होगा तभी जाके ये, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा। जैसे PYQ मैपिंग वाली बातें मैं हर एक क्वेश्चन में डाल ही रहा हूँ। अगेन टैक्सेशन से एक क्वेश्चन आया है। देखो जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये सारे टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सेशन न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सबसे पहली बात, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, पता है। अगर थोड़ा सा भी एलिमिनेशन लॉजिक होता तो हो जाता। देखो जी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, नो टैक्स। बट अलाइड एक्टिविटी, इस पर टैक्स लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। एक और बात, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट इज अलाइड एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा तो टैक्स कौन लेवी करेगा? तो टैक्स स्टेट को जाएगा, सेंटर को नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये दो बातें याद रखना, इसमें से घुमा घुमा के पूछा जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये गलत। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल असेट अंडर प्रोविजन ऑफ दिस। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में 4 तरीके की चीज़ें होती हैं, अभी हम देखते हैं नीचे जब PYQ मैपिंग अभी करवाता हूँ। तो ये तो सही है ऑटोमेटिकली, ये गलत है, ठीक है। तो वो आंसर तो इसका डी होना चाहिए, डी है। यहाँ पे लिख दिया एलिमिनेशन ट्रिगर की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अलाइड एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इनकम में, ये दो बातें, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम exempted from income tax, allied activities like these are not automatically exempted, ठीक है। business income not agriculture income taxable, ठीक है। तो these allied activities are business income। agriculture का जो भी टैक्स होगा will go to state government। नाउ यहाँ भी लिखा हुआ है कैपिटल गेन वाली, पहले ये बात समझो आराम से। देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो होती ही क्या है? तो रेंट फ्रॉम लैंड, कल्टीवेशन एंड फार्म बिल्डिंग्स, ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है? पोल्ट्री, डेयरी, बी कीपिंग, डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी, ध्यान रखना टैक्सेबल है, अनलेस मेंशन है तो ये भी टैक्सेबल है, ये तो है। अब आ जाओ कैपिटल असेट, तो क्या है? कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, 100 रुपये का, उसको बेच दिया 150 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस प्रॉफिट पे अभी टैक्स लगेगा, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, CGT। ये डायरेक्ट टैक्स वाले
लेवी करते हैं, याद रखना ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, डायरेक्ट टैक्स वाले इसको लेवी करेंगे। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्टेड है, नहीं लगता है कोई भी कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अर्बन लैंड में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब आता है यहाँ पे भी मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया है जस्ट इन केस डायग्राम समझ में ना आए। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल, कैपिटल एसेट एग्रीकल्चर लैंड नो कैपिटल गेन टैक्स, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन टैक्स। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। यहाँ वही बात लिखी हुई है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको रीड करने का है, समझने का है, रटने का नहीं। 2025 का क्वेश्चन है, अगेन यूपीआई ऑब्सेशन है यूपीएससी को यूपीआई से, हर साल ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, how many of the countries amongst the above other than India where international merchant payments are accepted by UPI। देखो जी 2024 जून का मॉरिशियस, भूटान, नेपाल, यूएई, फ्रांस, देख रहे हो। 2024 दिसंबर का क्वेश्चन है, अगेन श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशियस, क्रॉस बॉर्डर, यूएई, सिंगापुर, कितना ज्यादा ये न्यूज में रहा है, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, इसको जरा तुक्का मारते हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यही तो होगा, ठीक है, आसपास है। फ्रांस इज अ फ्रेंडली नेशन हो सकता है, ठीक है। बांग्लादेश नॉट अ फ्रेंडली नेशन नहीं होगा। अब बच गए सिंगापुर भी है, 1 2 3, तो 3 तो हो गई। अब जर्मनी है कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था उस दिन एग्जाम में। तो आपको पता होगा कि जर्मनी में अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, इंडिया का इतना ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जर्मनी नहीं होगा। तो ओनली 3 आंसर होना चाहिए इसका, क्या है बी आंसर। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे रेमिटेंस रूट, कहाँ से रेमिटेंस ज्यादा आता है इंडिया को, सिंगापुर एंड यूएई। टूरिज्म हब फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, इस वजह से यूपीआई है। एंड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड नेपाल, भूटान, इस वजह से यूपीआई है। ये बात ध्यान रखने वाली है। 2025 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी, ठीक है। आरटीजीएस डायरेक्ट नोट्स बनाए हुए थे, ये नोट्स मैंने क्यों ही बनाए हैं, बिकॉज 2017 में एनपीसीआई का जब मैंने पीवाईक्यू मैपिंग किया तो मैं यहाँ तक पहुंच गया, और अब ये इस साल ही है। देखते हैं क्या पूछा। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट, समय की बात कर रहा है, सेटलमेंट कितने समय इज इंस्टेंटेनियस, वाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। देखो जी, एनईएफटी में पेमेंट को 30 मिनट्स से 2 आवर्स, आरटीजीएस में रियल टाइम में होता है, एंड एनपीसीआई में रियल टाइम में होता है, ठीक है। सो इट इज इंस्टेंटेनियस, इट टेक्स सम टाइम, बिल्कुल सही। इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज इनवर्ड ट्रांजैक्शन, कस्टमर से आप पैसा लोगे आरटीजीएस में, जो रियल टाइम आप कर रहे हो। नहीं जी, देखो कस्टमर से पैसा लोगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में कैसे बढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सेज कस्टमर्स आर चार्ज फॉर इनवर्ड इन अ कंट्री पुशिंग फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन financial inclusion, money should be frictionless and free from any fees so that it will be encouraged, ठीक है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत, कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो ये गया ओनली, ये गया जैसे दिस कॉन, दिस टू कॉन, ठीक है। आप देखते हैं ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर योर एनईएफटी। देखो सब में 24 से, ये भी गड़बड़ है, आंसर सीधा ए, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पूरी कहानी को, क्या कैसे कैसे क्या क्या चलता है। तो देखना आरटीजीएस में जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख के ऊपर अगर आप कुछ करोगे तो आपको मिनिमम फीस देनी पड़ेगी 50 रुपए, इस तरह, ठीक है। और क्या है इसमें, और कुछ है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। की आरटीजीएस फीस एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ओके। इनवर्ड ट्रांजैक्शन, इनवर्ड ट्रांजैक्शन मींस व्हेन यू आर रिसीविंग, तो ये 0 है। आउटवर्ड ट्रांजैक्शन फी when you are sending money. So if you are sending more than 2 lakh, 2 to 5 lakh rupees through RTGS, then this much amount. If you are sending more than 5, this much amount. NEFT again 24/7 है। Settlement NEFT में processed in 48 hours, ठीक है। मगर ट्रांजैक्शन टाइम यूजुअली 30 से 2 आवर्स लगता है, यही याद रखना, इसको मैं हटा दूंगा, ये फालतू, ठीक है। फिर क्या लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है एनईएफटी में, नो लिमिट, नो मिनिमम, नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। फिर क्या है आईएमपीएस, आईएमपीएस में विद इन मिनट्स ट्रांसफर हो जाता है, 24/7 है, मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपीज की। क्या रिक्वायरमेंट है आरटीजीएस इसकी, आईएमपीएस की, तो रिक्वायरमेंट है योर फोन नंबर प्लस आईएफएससी कोड और योर फोन नंबर एंड एमएमआईडी। एमएमआईडी होता है ट्रांजैक्शन नंबर, होता है 7 डिजिट का नंबर होता है, आपका आईएमपीएस अकाउंट से लिंक्ड है, तो देखना इसको।
मोबाइल मनी आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है। रिवर्सल पॉलिसी क्या है? T+1 डेज है रिवर्सल पॉलिसी। T+1 का क्या मतलब है? ट्रेड डे +1 वर्किंग डे, इतने में आपका रिवर्स हो जाएगा फीस। तो बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे तो है इतना ही काम, यही टेबल आपको देखनी है, ये एक्स्ट्रा चीज मैंने बता दी है। अब आ जाओ जरा एनपीसीआई पे। एनपीसीआई किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु मेड एनपीसीआई? आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन। कब बना? 2008। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा पीवाईक्यू मैपिंग देखते हैं और क्या आ सकता है। एनपीसीआई क्या क्या करता है? एटीएम, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। नेचुरल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू एटीएम, चेक ट्रंकेटेड, ये पेमेंट गेटवे, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, फास्टैग, आधार, भारत बिल पे, यूनिफाइड पे, यूपीआई एंड रुपए कार्ड, ये सब बहुत ध्यान से देखना। अब आ जाए एक और चीज, ऑपरेटर्स ट्रैप है। आरटीजीएस एंड एनईएफटी आर ओन्ड बाय आईएमपीएस, यूपीआई, रुपए आर बाई एनपीसीआई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो क्योंकि ये भाई नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरीके की बात बिल्कुल ध्यान रखना कि एनपीसीआई क्या क्या करता है, आरबीआई क्या क्या करता है, और ये वाला थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया। 2025 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ये टॉपिक काफी आता है, तो देखते हैं क्या है। इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ rupees 4800 crores from the year 2022-23 to year 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcome. तो education के लिए in this period they have given this much grants. No idea. बिल्कुल घबराने का नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर दो उसको। आगे देखते हैं। 45% net share proceeds of union taxes are to be shared. नहीं जी, 45 नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन में 42 था, 15th में 41 है। अभी 16th आ चुका है, अभी हम 16th ही करेंगे अभी, तो 16th में 41% है, तो ये तो गलत है, ये गलत हुआ, गया गया गया, आंसर आ गया सी। यही एलिमिनेशन टेक्निक भी है। 14th फाइनेंस कमीशन वॉज 42%, 15th 41%, बिकॉज JNK को अभी यूटी बना दिया गया है, सो द यूनियन गवर्नमेंट नीड्स मोर मनी। 45% कभी भी नहीं था, इज अ हिस्टोरिकली इनकरेक्ट डेटा, हेंस यू गॉट, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए 45,000 करोड़, नो आइडिया, अभी दिया है तो ठीक है, ओके, दिया होगा। इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक बात है, ओके। ये सब यहीं से आया है, इसमें मैं दिखाता हूँ कैसे, यहाँ से आया सब कुछ। ये 2023 में भी आया फाइनेंस कमीशन, तो इसका मतलब पूरा टॉपिक पढ़ना था। अब पढ़ते कैसे हैं फाइनेंस कमीशन के टॉपिक को, देखो जी 16th है, तो सबसे पहले देखना है क्या रिमूव किया है 16th में। परसेंटेज शेयर देखना है, कमिश्नर देखना है क्या पैरामीटर्स है, उनके क्या वेटेज है, या कोई न्यू पैरामीटर ऐड किया है कि नहीं। इन 5 आपकी हेडिंग्स को देखना है फाइनेंस कमीशन को कवर करने के लिए। एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज शेयर क्या रहा है। परसेंटेज शेयर कि स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा और सेंटर के पास कितना जाएगा। तो जितना भी पैसा है उसमें से स्टेट का डिवोल्यूशन इन 15th फाइनेंस कमीशन was 41%. In 16th फाइनेंस कमीशन is also 41%. There is no change in it. ठीक बात है। इसके बाद देखते हैं सेकंड, कमिश्नर कौन है। कमिश्नर, so in 15th फाइनेंस कमीशन it was NK Singh. In 16th फाइनेंस कमीशन it is अरविंद पनागरिया, ठीक है, ये आपके कमिश्नर हो गए। नाउ पैरामीटर एंड इज वेट्स, क्या क्या पैरामीटर हैं आपके 16 फाइनेंस कमीशन के, हमको वो देखना है। तो सबसे पहले पहला क्राइटेरिया है आपका इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस, ठीक बात है। सेकंड क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, पिछली बार भी पॉपुलेशन था, इस बार भी ऐसी है, पॉपुलेशन। थर्ड क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। फोर्थ क्राइटेरिया है एरिया। फिफ्थ क्राइटेरिया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है। सिक्स क्राइटेरिया है टैक्स एफर्ट्स, ठीक है। सेवेंथ क्राइटेरिया है योर कंट्रीब्यूशन टू GDP, ठीक है। 7 क्राइटेरिया है। अब देखते हैं इसको कैसे, 15th में क्या था और 16th में क्या है। तो 15th फाइनेंस कमीशन में
इनकम डिस्टेंस 45% वेटेज था इसका। 16th में क्या है इसी का क्राइटेरिया, 16th में 42.5% चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है चेंज। पॉपुलेशन आपका 15th फाइनेंस कमीशन में 15% था, 17.5% है, चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% था, 10% है, इंपॉर्टेंट। एरिया 15% था, अभी 10% हुआ है, चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट। ये तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए अभी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, चलो बच गए। क्या अनचेंज रहा है ये भी आ जाएगा। इसके बाद टैक्स एफर्ट हो गए साढ़े 5, यस। टैक्स एफर्ट लास्ट टाइम 12.5 2.5%, इस बार कुछ भी नहीं, ध्यान देना इस पे। एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पिछली बार 0%, इस बार 10%। तो ये ऐसे है। चलो इसको जरा यहाँ देखते हैं कैसे। कमिश्नर अरविंद परसेंटेज 41%, रिमूव फ्रॉम 16 फाइनेंस कमीशन। क्या रिमूव हुआ है? टैक्स एफर्ट रिमूव। एडेड टू न्यू एडेड पैरामीटर, क्या ऐड हुआ है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 0% पहले था, 10% अब है, ये न्यू ऐड हुआ है। एंड पैरामीटर्स एंड इट्स वेट्स, ध्यान से देखो पहले। इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये 6 क्राइटेरिया हैं। अब फिर से इसको हम लिखेंगे, बिल्कुल याद रहना चाहिए बिकॉज इससे बहुत घूम घूम के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला है इनकम डिस्टेंस आईडी, इसके बाद है पॉपुलेशन 2011 का पॉपुलेशन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस डीपी, देन फोर्थ आपका एरिया, ठीक है। देन आपका फिफ्थ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, देन आपका सिक्स्थ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ध्यान से देखना, ये सारे क्राइटेरियाज 1 2 3 4 10% पे है, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आईडी 2.5% रिड्यूस हुआ है, 42.5% पे है। तो ये 40 हो गया यहाँ पे, ये 42.5, 82.5, तो ये बीच में 17.5। थोड़ा आसान रहेगा ये वाला, याद रखना, क्योंकि इसमें ये सब 10 है। पॉज करना और इसको खुद से लिखने की कोशिश करना यहाँ पे देख के। देखो 10 10 10 10, टैक्स एफर्ट चला गया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आ गया। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये 5 पैरामीटर्स। चलिए जी, खत्म हो गया। और कुछ है इसमें? ये है कहानी, ये है कहानी। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 2025 का अगेन क्वेश्चन आया है। क्या पूछा गया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all listed companies to submit business responsibility and sustainability report. देखो जी, exact line, business responsibility and sustainability reporting, Vision IS 24th of May 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, क्या आरबीआई ऐसा काम करेगी? कंपनीज को ट्रैक आरबीआई करती है, सेबी करती है। क्लासिकल बिल्कुल ट्रैप है। यूपीएससी हर समय इंस्टीट्यूशन को मिक्स मैच करता रहता है। तो देखो, आरबीआई मनी एंड क्रेडिट में रहेगा, सेबी कैपिटल मार्केट एंड लिस्टेड फॉर्म्स में रहेगा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट लॉ में रहेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये तो गलत है, ये गलत है। क्या करेक्ट पूछा है? ये गया अपना, ये गया अपना। नेक्स्ट, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स अ डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब इसको भी एक्सचेंज किया जा सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। बट इफ यू नो BRSR क्या करता है, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। ये अगर गलत है 100% और ये थोड़ा बहुत भी सही लग रहा है, तो आंसर भी होगा। अगेन ये भी देख लेना, एसके मोहंती कमेटी से था, ठीक है। अब एक बात बताता हूं, ये करता ही क्या है। ये ESG रिपोर्टिंग करता है, दैट इज इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट है ये। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर या रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दीज आर यूजुअली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, इस वजह से सही है। तो आपको इसका व्हाट पता होता तब ये क्वेश्चन बेहतर कर पाते, नहीं तो एलिमिनेशन से होता। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या ये रिपोर्ट सेबी देखता है? ESG है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर करेगा इसमें कंपनी। टॉप 1000 public listed companies by its capital market capitalization,
तो ये है, ठीक है, जितना मार्केट में कैपिटल होगा टॉप 1000 कंपनीज का, उसका ESG डिस्क्लोजर है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल नेचर होता है, दैट इज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस देखेगा, ठीक है, रादर देन फाइनेंशियल मेट्रिक्स। अब PYQ मैपिंग करेंगे, PYQ में फर्दर क्या आ सकता है, सेबी निकालता है ये रिपोर्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स CSR रिपोर्ट निकालता है, RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है, ध्यान रखना। ग्लोबल लेवल पे GRE स्टैंडर्ड एंड TCFT। अब ये GRE क्या है? तो GRE बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये बताता है कि बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी है। अब TCFD क्या है? TCFD है आपका टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो ये दोनों बस इतना ध्यान रखना कि बिजनेस एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कौन क्या करता है ये सब पे ध्यान मत देना, बस इतना देखना, ठीक है। अब नीति आयोग क्या निकालता है? SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगर ये पूछ लिया है कि BRSR किस पे अप्लाई होता है, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है? देखो जी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी रेगुलेट करेगा एंड दिस इज लाइक अ डोनेशन। इसमें ना प्रिंसिपल मिलेगा ना इंटरेस्ट मिलेगा, सो दिस इज जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। इसमें CSR एक्टिविटी जो करते हैं ना कंपनीज, वो ये वाले SSE बॉन्ड्स खरीद लेते हैं एंड देन उनके CSR एक्टिविटीज के जो भी टारगेट्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो इसको एक बार गूगल कर लेना, विकिपीडिया पे जाके इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है इसमें। 2025 कवच से क्वेश्चन आया है। कवच देखो जी, डायरेक्ट लाइन है विकिपीडिया से, डायरेक्ट अभी दिखाता हूँ। क्विज इनसाइड साइंस, कवच लाइन है भाई, सीधी सीधी लाइन। RFID बेस्ड सिग्नलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रैक एंड ट्रेन। ये देखो, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID फिटेड टू ट्रैक स्टेशन सेक्शंस, देख रहे हो। कवच 2023 CAPF, ठीक है। कवच, अब इसमें भी देखो, इट इज डिजाइन एंड डेवलप बाय RDSO इन कोलैबोरेशन विथ जापान 2023 NDA। सीधी सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या है? Indian Railway have prepared a national rail plan to create a future-ready railway system by 2028। ये टारगेट ईयर है, क्वेश्चन मार्क मारना। 2028 बहुत ही अजीब सा टारगेट ईयर है, इधर 2025 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, बट 28 अजीब सा ईयर है। कवच इज अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। यहाँ जर्मनी दिया है, एनडीए में देखो इन लोगों ने जापान दे दिया है, ठीक है। ये गलत है, क्यों है? क्योंकि एनडीए का अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो आप यहाँ पे, या ये वाला भी किया होता तो पहुंच जाते। देखो सीधा विकिपीडिया का पहला पैराग्राफ है, क्या लिखा हुआ है? कवच ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कंप्लीटली सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप बाय RDSO in collaboration with मेधा सर्वो ड्राइवर्स, दिस माइक्रो कंपनी एंड HBL। ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंदर आता है, तो इंडिजीनस है ये, ना कि किसी और से कोलैबोरेशन में। ये गलत है, 2 इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 2 होगा आंसर में, इसको हटा दो। अब क्या है? कवर सिस्टम RFID पे चलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, RFID पे चलता है। 3 हटाओ, 3 हटाओ, 3 हटाओ, ए पे पहुंच गए। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, अगर आपने ढंग से PYQ किए हैं। अगर आपने लास्ट के, अगर 26 का एग्जाम दे रहे हो ना आप, तो लास्ट के 3 साल के भी अगर आप NDA CDS CAPF कर लोगे, ऐसा आइडियली 5 साल के करना, 3 साल के भी कर लोगे ना, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। चलिए अब एक एलिमिनेशन आपको बताता हूं मैं, कि क्या है कि अगर इंडियन नेम है, हिंदी नेम है, तो फॉरेन पार्टनरशिप नहीं होगी, और अगर फॉरेन पार्टनरशिप है तो इंडियन नेम या हिंदी नेम नहीं होगा। इसी तरीके से ट्रैप सेट किया जाता है, तो इस पर ध्यान। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2030 का टारगेट है, कंप्लीटली इंडिजिनस है, RDSO ने किया है, ठीक है। इंटायर ट्रैक पे लगा हुआ है, ये भी एलिमिनेशन वर्ड है, इंटायर को हम कट कर देते हैं, बट नहीं, RFID इंटायर ट्रैक पे है। अब आ जाओ जरा कुछ रेल के स्पेसिफिकेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। 45% नेशनल रेल प्लान में 45% फ्रेट मॉडल शेयरिंग है बाई 2000। नेट जीरो कार्बन इमिटर रेट आपके रेल में 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्टर्न फ्रंट पे जापान के साथ पार्टनरशिप है, ईस्टर्न फ्रंट पे वर्ल्ड बैंक के साथ। यह ध्यान रखना है, इसको उल्टा कर देंगे। तो वेस्ट में जापान है, क्योंकि बुलेट ट्रेन वहीं जापान ही फाइनेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं पे, ठीक है। अगेन बुलेट ट्रेन जापान। वंदे भारत इंडिजिनस है, IFC चेन्नई के साथ बना रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ में हेडक्वार्टर है,
काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंदर आता है। बस इतनी बातें पता होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा ऐसे ऐसे मैं सब डाल दूंगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वेश्चंस में होगा वो सब डाल दूंगा। चलिए जी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए जी, बजट से ये पूरा क्वेश्चन आया है। कंप्लीट बजट को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में भी आया था बजट का क्लासिफिकेशन से। चलिए देखते हैं। देखो जी, पहले बेसिक्स ऑफ बजट हम देखते हैं। बजट जो यूनियन का बजट है आर्टिकल 112, जो स्टेट्स का बजट है आर्टिकल 202, कौन प्रिपेयर करता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है, और उसमें भी बजट डिवीजन। तो ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन। अब जो बजट डॉक्यूमेंट है ना, उसमें 3 डॉक्यूमेंट एक साथ आते हैं। इसको देखते हैं। देखो जी, लेट जस्ट सपोज कि बजट आया है 2010, 26, 27 का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आएगा, जो डॉक्यूमेंट बात करेगा कि 2026, 27 में, दैट इज योर अप्रैल 26 टू मार्च 27 तक हम कितना खर्चा करने वाले हैं, हमें खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी पॉकेट मनी। ₹100 हमको चाहिए, तो ₹100 कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से हमें दे दीजिए। फ्यूचर आने वाले 1 साल में हम खर्चा करेंगे। बजट डॉक्यूमेंट कब पेश होता है? तो अगर मैं ऐसे टाइमलाइन एक बनाऊं, तो मैं बैठा हूँ फेब ऑफ 2010-26, ठीक है। कब के लिए पैसा मांग रहे हैं? तो अप्रैल ऑफ 2026 से मार्च ऑफ 2027 का पैसा मांग रहे हैं, पहले ही पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। ये बात चल रही है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट, ठीक है। इसके बाद क्या है? एक और डॉक्यूमेंट आता है, सेकेंड डॉक्यूमेंट, जो पिछले साल बजट मांगा था हमने, उसमें से हमने कितना खर्चा कर दिया है। सो दैट डॉक्यूमेंट इज 2010-26 है इधर, तो पिछला 2025 से 2026 तक हमने कितना खर्चा कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर मैंने बोला था कि आई वांटेड 90 रुपीज़, जो मैं खर्च करूंगा आपके अप्रैल ऑफ 2025 से मार्च ऑफ 2026 तक, ठीक है। मैं बजट डॉक्यूमेंट कब आता है? फरवरी में आ जाता है। तो अभी कंप्लीट हमारा ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो हम हिसाब देंगे अप्रैल से जैन तक। फेब फर्स्ट को आता है, तो अप्रैल से जैन तक का हम हिसाब देंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एस्टिमेट है हमारे पास कि हमने कितना इतने महीनों में खर्चा कर दिया है। तो लास्ट हमने 10 मंथ्स में कितना खर्चा किया है, उसका रिवाइज एस्टिमेट है। 90 मांगा था, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 89 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, तो मैं ये दे रहा हूँ। सो पिछले साल का देते हैं। तो ये है आपका बजट एस्टिमेट। और पीछे मैं जाऊंगा, एक मिनट, यहाँ से पीछे गया, अप्रैल 2010-25। तो अप्रैल 2025 से फेब 2026 का अगर डॉक्यूमेंट है, तो वो है आपका रिवाइज एस्टिमेट। तो एक ये डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, एक और डॉक्यूमेंट आता है। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ 2024 टू 2020। अब ये एक्चुअल में मुझे पता है, क्योंकि अब मैं दे रहा हूँ बजट अपना यहाँ, ठीक है। तो मुझे इससे पिछले साल का तो एक्चुअल एस्टिमेट मुझे पता ही है। मैं यहाँ से लिख दूंगा अप्रैल 2024 से 25 एक्चुअल एस्टिमेट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट आते हैं, तो 3 साल पुराने। एक नेक्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट आएगा, एक करंट ईयर का डॉक्यूमेंट आएगा, एक उससे पिछले साल का आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको देखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब फेब में बजट दिया होगा ना, जब 2025 के फेब में दिया होगा, तो 24 का कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि 24 के लिए क्या चाहिए? 24 के अप्रैल से 25 के मार्च तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, वो था नहीं, तो हमने रिवाइज एस्टिमेट दिया। इसलिए व्हेनेवर बजट इज देयर, देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूँ 2025-26, तो नेक्स्ट ईयर का बजट की बात चल रही है। तो ये बजट एस्टिमेट, ये कब दिया गया है इसको फिर से समझ लो। ये दिया गया है फेब ऑफ 2025 में दिया गया है। तो एज ऑफ फेब ऑफ 2025 ये डॉक्यूमेंट आया होगा। पहला जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जो करंट ईयर का रिवाइज है, उससे पिछले साल का एक्चुअल। तो 3 फिगर ये ध्यान, ठीक है। इसको पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करो क्या चल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ये कि टैक्सेस कौन कौन कलेक्ट करता है। ये पहले हम ये समझते हैं, पहले पूरे कंपोनेंट ऑफ बजट, तब इस पे आएंगे टैक्सेस वाले पे। देखो जी, गवर्नमेंट बजट बहुत आराम से शांति से सुनते जाना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सबका लॉजिक बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट क्या है, डे टू डे खर्चे के लिए गवर्नमेंट को एक बजट बनाना। सो डेली एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस स्लैश एक्सपेंस कर रहे हो तो रेवेन्यू भी होगा, पैसा बनेगा भी, तो एक्सपेंसेस एंड अर्निंग। तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड अर्निंग के लिए एक बजट बनेगा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट है, इसमें गवर्नमेंट का ना असेट इंक्रीज होता है ना लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना असेट लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम। अब ये तो डेली के लिए है। अब गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेगी, जैसे हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस चीज को बोलते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें असेट एंड लाइबिलिटी, असेट स्लैश लाइबिलिटी चेंज है, डेल्टा इज चेंज, ठीक है। इसमें असेट स्लैश लाइबिलिटी जीरो, नो चेंज।
डेल्टा जी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब आते हैं हम रेवेन्यू बजट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू बजट वो सिंपली देखता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल अर्निंग। तो अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो मैं उसी रेवेन्यू बजट को अर्निंग वाले कंपोनेंट को बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अर्निंग इज रिसिप्ट, एंड एक्सपेंसेस वाले पार्ट को बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसको ये आता है 2x पे लगा के देख लो, जिसको नहीं आता आराम से सुनते, ठीक है। देखो हमने अभी तक क्या देखा, हमने बोला कि डे टू डे खर्चे के लिए रेवेन्यू बजट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में असेट लायबिलिटी नो चेंज, इसमें असेट लायबिलिटी चेंज। फिर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस है और अर्निंग है, तो एक्सपेंस के लिए मैंने बोल दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्निंग के लिए मैंने बोल दिया रेवेन्यू रिसिट्स। इतना कहानी हुई है। अब हम रेवेन्यू रिसिट्स पे आते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स करता ही क्या है। तो देखो जी बहुत ही सिंपल है कि पैसा गवर्नमेंट कमाएगी। कैसे गवर्नमेंट पैसा कमाए? तो दो तरीके हो सकते हैं, टैक्स लेके, टैक्स इनकम, या नॉन टैक्स इनकम। इसलिए टैक्स, रेवेन्यू, नॉन टैक्स, ये दो तरीके हो सकते हैं। अब टैक्स में भी गवर्नमेंट के पास दो तरीके के टैक्स हैं, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक बात है। ये तो रेवेन्यू के तरीके हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने बोला, क्या बोला, टैक्स से कमाएगा पैसा। फिर क्या बोला, बिना टैक्स के भी पैसा कमाया जा सकता है। टैक्स से कैसे कमाएगा? थ्रू डायरेक्ट टैक्स एंड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम जाते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, यहाँ पे क्या होता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका एक्साइज ड्यूटी, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका कस्टम ड्यूटी, ठीक है कहानी। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोलते हैं? बहुत बेसिक चीजें हैं, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। बस बेसिक पता होना, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इक्विटी, बॉन्ड में क्या अंतर होता है, इतने से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैं इतने बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना इस पर, बिकॉज इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और फिर वहाँ पे गड़बड़ होगी अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन क्लियर नहीं। तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। लेट जस्ट सपोज देयर इज अ शॉपकीपर, ठीक है, एंड यू गो टू द शॉपकीपर एंड आपने कुछ सामान खरीदा एंड इसको आपने पैसे दिए, और ये पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में जीएसटी में काट लिया, ठीक है। सो दिस यू, आप पे पड़ा बर्डन ऑफ टैक्स, यू आर पेइंग, एंड ये जो बंदा है इससे हो रहा है कलेक्शन। सो दिस इज द कलेक्शन पॉइंट, दिस इज द बर्डन पॉइंट। हु इज पेइंग, तो हु इज पेइंग को बोलते हैं इंसिडेंस। ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान रखना, ये ना तमिलनाडु एनसीईआरटी में है, इंसिडेंस, एंड दिस इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट जहां से कलेक्ट हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में, मैं यहाँ बोलूं इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इसका मतलब कलेक्शन कहां से होता है, एंड इंसिडेंस कौन पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसको होता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है। इम्पैक्ट कलेक्शन कहां से हो रहा है, इंसिडेंस कहां से है, किस पे बर्डन पड़ रहा है, इंडिविजुअल पे ही बर्डन है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, कलेक्शन कहां से, शॉपकीपर से, पे कौन करता है, इंडिविजुअल। तो हो गया ये इनडायरेक्ट, इंडिविजुअल से पैसा लेना है बट शॉपकीपर से हम उठाएंगे, ये इंटरमीडिएट होगा, यहाँ डायरेक्ट उठेगा। तो डायरेक्ट जहां से पैसा उठेगा डायरेक्ट टैक्स, जहां इनडायरेक्ट उठेगा वहां इनडायरेक्ट टैक्स। इतना पता होगा तो वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, खत्म कहानी। अब किसमें से क्या क्या बनता है ये भी देख लो। अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2026 का जो बजट आया है उसमें है कि इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आया है 21% गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स में। देन उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आया है 18%। देन आपके पास जीएसटी से आया है 15, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट फिगर है। यही आपको क्या है, फिगर याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए याद, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, हाँ जी, जस्ट इन केस आ जाए, ऐसे आता नहीं है, ठीक है। इसका 6% एक्साइज है एंड 4% के पास कस्ट, ठीक है। इतनी बातें हो गई टैक्स। अभी मैं पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट फिर से करवाऊंगा, अभी बस सुनते रहो। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कंप्लीट से 10% रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, एंड टैक्स रेवेन्यू से इसको ऐड कर लेना, ये सब है 27 + 18 45, 45 15 60, 60 होता 70%। तो 70% पैसा टैक्स एंड 10% पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा, ठीक है। अब आ जाओ नॉन टैक्स रेवेन्यू पे हम। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है, देखो जी, सरकार कुछ ना कुछ सर्विसेज देती है, उस सर्विसेज से सरकार पैसा कमाती है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जी? वो रेलवे सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज, इनसे पैसा आ रहा है, ठीक है। सरकार जो है लोगों को लोन देगी, तो लोन देगी तो सरकार का इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट अर्निंग होगी सरकार के। ग्रांट्स, सरकार लोगों से ग्रांट्स लेती है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन सबसे ग्रांट्स लेती है, तो ग्रांट से पैसा इन आएगा, मनी इन आएगा। सरकार जो है उसको हम फीस देते हैं, अगेन सर्विसेज की फीस देंगे या फाइन्स देंगे, इससे भी मनी इन आएगा सरकार के पास, ठीक है। एंड सरकार इन्वेस्ट करती है कहीं कहीं, उससे उसका प्रॉफिट मिलता है, दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड सरकार को, इससे पैसा इन आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सर्विस हटाओ, तो पहले सर्विसेज से पैसा कमाया सरकार ने, दैट इज रेलवे स्लैश पोस्ट, फी प्लस फाइन, यहाँ से पैसा आया सरकार के पास। इसके बाद सरकार ने कुछ इन्वेस्ट किया था तो उसको डिविडेंड मिला, या एंड सरकार ने लोन दिया था
तो उससे इंटरेस्ट मिला। तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। लास्ट में सरकार को फ्री में ग्रांट्स मिल गए, कहीं से किसी वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, जापान ने दे दिया बुलेट ट्रेन के लिए, तो ये सब। तो ये 5 नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान से देख लो, देख पा रहे हो कैसे बना है। अब हम आते हैं नोट्स पे, देखो ध्यान से। गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड अर्निंग, कैपिटल बजट, इन्वेस्टमेंट। असेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, असेट लायबिलिटी चेंज। रेवेन्यू रिसिट्स, रिसिट मतलब पैसा इन, ठीक है। तो पैसा इन में टैक्स रेवेन्यू से पैसा इन होगा एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा इन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टैक्स रेवेन्यू में क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो ये इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आएगा, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये चीज़ की बात हो रही है, नॉन टैक्स, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा 10%। क्या क्या है, देखो सर्विसेज दे रहा है सरकार, तो रेलवे, फी एंड फाइन, डिविडेंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट अर्न्ड एंड देन ग्रांट्स, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। इतनी आपकी कहानी होनी चाहिए। टैक्स ये वाला ही हमने पूरी कहानी। इसको पॉज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। मैं खुद लिख रहा हूँ, आप भी पॉज करके लिखना, देन मैच करना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बजट। बजट में हमने पढ़ा रेवेन्यू बजट एंड अपना पढ़ा कैपिटल बजट, ठीक है। अब जो रेवेन्यू बजट है उसमें एक्सपेंडिचर होगा एंड इसमें रिसिट्स होगा। तो रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रिसिट, पैसा कहाँ से कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा टैक्स से एंड नॉन टैक्स, ठीक है। ये होगी कहानी। अब नॉन टैक्स में भी कहाँ से कमाया जाएगा, टैक्स में कमाया जाएगा डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट, कितनी कहानी। अब डायरेक्ट टैक्स में कहाँ से कमाया जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका कमाया जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कहाँ कमाया जाएगा, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम। अब नॉन टैक्स में कहाँ से पैसा है, पैसा कमाना है, मनी इन है, तो मनी इन होगा जो सर्विसेज दिया होगा सरकार, सर्विसेज। सेकंड क्या है, कहाँ से कमाया जाएगा, तो सेकंड कमाया जाएगा आपका फी एंड फाइन। फिर कहाँ से पैसा कमाया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिविडेंड आएगा, जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट आएगा एंड हमें बाहर से ग्रांट्स मिल गए, जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना, सिंपली ये हमें मिल गए, ठीक है। तो ये सारे आपके टैक्स, ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, ठीक है। इसमें असेट लायबिलिटी पे कोई नहीं। लोन जो बाहर से आता है उसकी कहानी अलग होती है, वो हम पे लायबिलिटी चढ़ा देता है। किसी से लोन लोगे तो लायबिलिटी है ना, उसको वापस करना है। ग्रांट्स में ऐसा नहीं होता, वापस नहीं करना होता ग्रांट, तो ये इसलिए इसको हम नॉन टैक्स में डालते हैं। ये 5 चीज़ें, ठीक है। क्लियर है, पॉज करो, खुद से लिखो, जैसे समझ के लिखो, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा कमाए तो पैसा खर्चा भी होगा, तो कहाँ कहाँ खर्चा होगा, तो बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट, हमने लोन दिया था, हम इंटरेस्ट कमा रहे थे, ठीक है। तो हमने भी तो किसी से लोन लिया होगा, तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज आवर एक्सपेंस, ठीक है। हमने ग्रांट्स लिए हैं किसी से, तो हम किसी को देंगे भी तो ग्रांट्स, जैसे बांग्लादेश एंड ये श्रीलंका, इनको ग्रांट्स देंगे, तो ग्रांट्स अपना एक्सपेंडिचर है। ये 2 एक्सपेंडिचर हो गए। देन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी एंड पेंशन, ये एक्सपेंडिचर है प्लस पेंशन। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद है लास्ट सब्सिडी। सब्सिडी दे रहे हैं उसमें, अब इस सब्सिडी में भी अंदर जाना है हमको। सब्सिडी में भी सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिलती है, फूड को मिलती है। फिर इसके बाद किसको मिलती है जी, तो फर्टिलाइजर को मिलती है। फिर इसके बाद किसको मिलती है जी, तो फ्यूल। तो 4 आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मामले हो गए, ठीक है। पॉज करो, ये दो सीधा रिपीटेड है यहाँ पे, सैलरी, पेंशन एंड सब्सिडी। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, फिर से देखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बताया मैंने कि इंटरेस्ट, हमने लोन लिया है उसका हम इंटरेस्ट पे, फिर हमने भी हम भी किसी को ग्रांट्स देंगे, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। सब्सिडी में भी क्या ऑर्डर है, तो पहले फूड है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर फ्यूल है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी खत्म हुई। पॉज करके इसको फिर से लिखो, 2-3 बार लिखोगे तभी जाके याद होगा, नहीं तो याद, ठीक है। अब वहाँ एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब आ जाओ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में मैंने क्या बोला कि असेट एंड लायबिलिटी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल बजट, कैपिटल। तो सेम कहानी है, इसमें भी कैपिटल रिसिट्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जी, रिसिट्स का क्या मतलब है कि पैसा आया है। कैसे पैसा है, आपने अपना असेट बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा असेट डाउन हो गया, मैंने उसको बेचा, इसलिए मेरे पास पैसा आया। या फिर कैसे, और कैसे पैसा आएगा, आपने किसी से लोन ले लिया, तो आपने डेट ले लिया, तो लायबिलिटी अप हो गई। ये दो हो सकता है पैसा आने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ तो जो कैपिटल रिसिट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं डेट, आपने किसी से पैसा ले लिया, इस वजह से आपके पास पैसा आ गया। और एक है आपका, आपने अपना असेट बेच दिया, तो नॉन डीईबी। तो डेट में क्या है, लोन लेना। तो कितने तरीके के लोन होंगे, इंटरनल लोन होंगे जो हम लोगों से लेंगे, एंड एक्सटर्नल लोन होंगे। ये 2 तरीके के होंगे जो हम कंट्री, बैंक, इन सबसे। नॉन डेट में क्या होगा कि हमने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार आजकल काफ़ी डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम उन्हें अपनी कंपनी बेच दी। या फिर जो हमने लोन दिया था ना, वो हमारा असेट था, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस आ गया, तो लोन रिकवरी हो गई। लोन रिकवरी, प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया, तो हमारा असेट था लोन जो हमने दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर हमको इंटरेस्ट कमा के दे रहा था वो। असेट होता ही क्या है, एनी आइटम विच इज मेकिंग अस मनी इज नोन एज असेट। तो हमारा लोन का जो प्रिंसिपल था दैट वाज आवर असेट,
बट नाउ द लोन हैज़ बिन रिकवर्ड बाय अस। अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है, तो अपना पैसा तो आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट, मगर असेट डाउन होके आया है, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिट्स, पैसा आना, कैपिटल रिसिट में सीधी बात है, मैंने असेट बेच दिया इसलिए मेरे पास पैसा आ गया, ये डाउन होगा तो दूसरा अप होगा। अब कैसे होगा लाइबिलिटी, लोन ले लिया मैंने, डेट, दिस इज नॉन डेट, ऐसे सोचना है। अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मेरा असेट ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब है, लाइबिलिटी मेरी नीचे जाए, बस इतना ही। असेट से ही ध्यान रखना, रिसिट में असेट बेचा पैसा आ गया, सोना बेच दिया पैसा, यहाँ सोना खरीद लिया असेट ऊपर चला, ये लाइबिलिटी डाउन, उल्टा चलेगा, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाइबिलिटी डाउन है। लाइबिलिटी डाउन का क्या मतलब कि जो लोन मैंने यहाँ लिया था, लोन को मैंने रीपे कर, लोन रीपे, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। सेकेंडली, जो भी मैंने बॉन्ड बेचे थे, पेपर बेचा था लोगों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो मैंने बॉन्ड को रीपे कर, तो मेरा ये भी लाइबिलिटी डाउन होगी। एक पीस ऑफ पेपर है बॉन्ड का, ये मैं सरकार से मैंने बॉन्ड खरीदा, इस पेपर में लिखा है 100 रुपये का बॉन्ड है, एक साल बाद 110 रुपये, ठीक है। तो अब सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लाइबिलिटी है कि अपॉन मैच्योरिटी दे विल गिव मी 110 रुपीज, तो दिस इज द लाइबिलिटी, तो 110 रुपीज दे विल गिव मी, एंड देन उनकी लाइबिलिटी पूरी हो गई, दैट इज वाई लाइबिलिटी डाउन। लाइबिलिटी डाउन हुआ, कैसे डाउन हुआ वो, क्योंकि पैसा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो बॉन्ड एक्सपेंडिचर है वो, लोन एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। अब असेट अप, एक्सपेंडिचर से असेट अप, कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया। सेकेंडली, लोन गिव, लोन भी असेट है, मैंने लोन दे दिया किसी को, तो पैसा मेरे से बाहर गया, बट वो असेट के रूप में, तो लोन गिव। ये 5 चीज़ें, ये मतलब 4 चीज़ें, ये भी ध्यान रखना है। अगेन लॉजिक से सब कुछ, कैपिटल रिसिट्स सिंपल है, असेट बेच के पैसा आया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट बना है, इसमें लाइबिलिटी अप, इसमें लाइबिलिटी डाउन। अब देख लो जी, लाइबिलिटी अप करनी है मुझे, इसमें असेट डाउन करना है। लाइबिलिटी अप कैसे होगा, डेट लेके, डेट कहाँ से लेगा, इंटरनल डेट लेगा आदमी, एक्सटर्नल डेट लेगा। असेट मुझे डाउन करना है, नॉन डेट है, ये सारे वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना है। नॉन डेट का क्या मतलब हुआ कि मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, मेरा डेट डाउन हो गया बट पैसा आ गया मेरे पास, एंड जो भी लोन का प्रिंसिपल था वो मुझे वापस मिल गया, तो लोन रिकवरी हो चुकी है मेरी, रिकवरी, पैसा आ गया, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका मतलब मुझे लाइबिलिटी डाउन करनी है, लोन रीपे कर दिया, बॉन्ड रीपे कर दिया, दोनों रीपे। सेकेंड, एसेट अप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा कर दिया, देन हमने लोन गिवन, देख एक जगह लोन, 2 जगह लोन, इधर भी लोन, इधर भी लोन, आधी से ज़्यादा चीज़ें लोन में ही है, तो लोन देना लेना बस इतना समझ जाओगे तो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू है, ये बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल बजट सिर्फ लोन से ही काम बन जाता है, ठीक है। ये कहानी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, तब ये बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या आपको पता है कि असेट एंड लाइबिलिटी पे फर्क पड़े, ये डेफिनेशन आपको अंदर कुछ भी नहीं पता हो, बस इतना पता हो तो काम हो जाएगा। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट, असेट पे फर्क पड़ा, असेट इंक्रीज हुआ, कैपिटल बजट। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो टिक। यहाँ ग्रांट्स लिखा होता तो ग्रांट्स आपका रेवेन्यू में जाता, ये कैपिटल में रहेगा। लोन से एडवांसेस, ग्रांटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स क्या है, ग्रांट किया मैंने, तो ये भी असेट है, तो ये भी आंसर। सिर्फ इतना पता होने से, तो इको में सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स की अच्छी सी नॉलेज हो, सिर्फ डेफिनेशन बहुत गहराई में पता हो, तो उसी से काम, तो ये आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्या कहानी, कहाँ गई कहानी जी अपनी। हाँ, कैपिटल रिसिट्स है, लाइबिलिटी डाउन कर दी मैंने, लाइबिलिटी अप कर दी, तो डेट इंटरनल एक्सटर्नल, असेट डाउन कर दिया, असेट जो है डाउन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवर। लाइबिलिटी डाउन करनी है मुझे, लोन रीपे, बॉन्ड रीपे। असेट अप करना है, लोन गिवन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा और इसका, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन। इंटरेस्ट किस में आएगा, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू बजट में आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट असेट और लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं डालता है, ठीक है। लोन किस में आएगा जी, तो लोन आएगा कैपिटल बजट में। क्यों, क्योंकि लोन जो है असेट और लाइबिलिटी को चेंज, इतनी कहानी है। अब आ जाओ जरा, कैपिटल रिसिप्ट थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया मैंने, इंटरनल एक्सटर्नल रिसिप्ट्स है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स डेट वाले, लाइबिलिटी अप, कैसे पैसा आएगा, पब्लिक से पैसा लोगे, कैसे लोगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग से ले सकते हो, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट से ले सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट लेती है, या प्रोविडेंट फंड से लेती है गवर्नमेंट पैसा, आरबीआई से बोरो करती है गवर्नमेंट, ये आएगा जब आएगा तो। इसमें ट्रेजरी बिल, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बेच के पैसा, एंड देन लोन्स फ्रॉम फॉरेन, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या है ये बताता हूँ अभी, एक मिनट। नॉन डेट, असेट डाउन, ये 2 चीज़ें हैं। अब एक्सटर्नल कमर्शियल, अगेन न्यूज़ में रहता है इसलिए यहाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आर दोज मनी विच हैव बीन रिसीव्ड बाई पीपल ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है, ठीक है। सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आएगा ECBs 1 2 3 4 5 6 दे देंगे, बोलेंगे क्या आता है, ध्यान देना है। कमर्शियल बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, स्क्रूटनाइज्ड
प्राइवेट सेक्टर का इंस्ट्रूमेंट, देन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, कमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, विंडो ऑफ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़, बैंक जो बाहर से पैसा लेगी, बायर जो लेगा, सप्लायर लेगा, इंस्ट्रूमेंट हम खरीदेंगे बाहर से, एक्सपोर्टर लेगा, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बाहर से पैसा लेंगे, ये सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। ठीक है, इसमें एक कैवियट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ये सब आता है, जिन्होंने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये यही सब पिक्यूलर चीज़ें आती हैं। स्टॉक मार्केट में आप नहीं लगा सकते हो, स्पेकुलेशन इन रियल स्टेट्स में नहीं लगा सकते हो। कौन इसको गवर्न करता है, कौन मॉनिटर करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, अभी बजट वाला बंदा जो बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। ठीक है, इसमें वहाँ पे आएगा सेबी लिखा हुआ, आप फंस जाओगे आप, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री दिखती है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दिख दी है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, ये एक्सटर्नल डेट कहाँ से आ रहा है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से आ रहा है, एनआरआई के डिपॉजिट से आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म। प्राइवेट डेट ज़्यादा है पब्लिक डेट से, तो प्राइवेट पीपल हैव टेकन मोर मनी फ्रॉम आउटसाइड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया जी, ये करवा दिया, ये करवा दिया। ठीक है, ये सब। हाँ, अब यहाँ आ जाओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसका क्या क्या जुरिसडिक्शन है? तो इनकम टैक्स कलेक्ट करना जुरिसडिक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करना जुरिसडिक्शन है, एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी बेचा या खरीदा तो वो वाला टैक्स, एंड कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई अपना असेट बेचा उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो और एक्सप्लेन करूंगा, है ये सब चीज़ें। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेगा, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये ध्यान रखना, इसमें फंसोगे आप। कॉर्पोरेट टैक्स ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है, ये तो समझ में आएगा। मैं ये शायद भूलोगे, तो ये भूलने का नहीं है। एसएसटी एंड कैपिटल ये भी कलेक्ट किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये आप कर लोगे, ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो सिंपल हो जाएगा। क्या है जी? कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी। देखो अभी मैंने बताया, सिर्फ इतना पता होगा कि असेट लाइबिलिटी कैसे काम करता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बस डेफिनेशन ही क्या होती है तो काम हो जाए। कैपिटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट है, क्रेडिट लाइबिलिटी। हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट, मैंने अपना सोना बेच दिया, असेट डाउन कर दिया, इसका मतलब लाइबिलिटी अप हो गई होगी, या फिर लाइबिलिटी अप करके लोन लिया मैंने, करेक्ट बात है। और कॉज रिडक्शन ऑफ असेट, करेक्ट, बहुत बेसिक। बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। डिस इन्वेस्टमेंट आई मीन टू से, तो डिस इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग ये दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात है, पैसा आया है असेट डाउन करके, इसमें असेट डाउन करके पैसा आया, इसमें लाइबिलिटी अप करके पैसा आया। असेट लाइबिलिटी पे चेंज हुआ तो कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट से। मनी इन है, रुपी इन आया, रिसिप्ट है। आगे क्या है? इंटरेस्ट रिसीप्ट, इंटरेस्ट, ये लो आ गया पेट क्वेश्चन। ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं होता, असेट लाइबिलिटी से कोई चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से होता है वो, तो ये गलत है। वन एंड, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, पता है। ये पीसीएस के एग्जाम में, आपके सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम में काफ़ी बार आया है। किसी ने भी वो सब किया होगा ना लास्ट 10 ईयर्स के, तो ये कर लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।